नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में वहां पर शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी परिवार को 100 वर्ष पूरा होने पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा, 100 साल का वक्त सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, इसके साथ अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं। देश को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे संस्थानों में ही होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी दशकों से अपने इस काम को बखूबी निभा रही है। राजनीतिक हो या प्रशासनिक, शैक्षणिक हो या साहित्य, सांस्कृतिक हो या खेलकूद, हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने निखारा है, संवारा है। यूनिवर्सिटी का आर्ट्स क्वाड्रिगल अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। इसी आर्ट्स क्वाड्रिगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज गूंजी थी और उस वीर वाणी में कहा था, भारत के लोगों को अपना संविधान बनाने दो या फिर इसका खामियाजा भुगतो। कल जब हम भारत के लोग अपना संविधान दिवस मनाएंगे तो नेताजी सुभाष बाबू के वो हुंकार नई ऊर्जा लेकर आएगी। साथियों, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इतने सारे नाम जुड़े हैं, अनगिनत लोगों के नाम, चाहकर भी सबके नाम लेना संभव नहीं है। मैं आज के इस पवित्र अवसर पर उन सभी का वंदन करता हूं। 100 साल की यात्रा में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से योगदान किया है। वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। हां, इतना जरूर है कि मुझे जब भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले लोगों से बात करने का मौका मिला है और यूनिवर्सिटी की बात निकले और उनकी आंखों में चमक न हो, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। यूनिवर्सिटी में बिताए दिनों को, उसकी बातें करते करते वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है। और तभी तो लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ का मतलब और अच्छे से तभी समझ आता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की आत्मीयता, यहां की रूमानियत ही कुछ और ही है। यहां के छात्रों के दिल में टैगोर लाइब्रेरी से लेकर अलग अलग कैंटीनों के चाय समोसे और वन मक्खन अब भी जगह बनाए हुए हैं। अब बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का मिजाज लखनवी ही है, अब भी वही है। साथियों, ये संयोग ही है कि आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। मान्यता है कि चातुर्मास में आवागमन में समस्याओं के कारण जीवन थम सा जाता है। यहां तक कि देवगण भी सोने चले जाते हैं। एक प्रकार से आज देव जागरण का दिन है। हमारे यहां कहा जाता है
या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति संयमी। जब सभी प्राणियों के साथ साथ देवता तक सो रहे होते हैं, तब भी संयमी मानव लोक कल्याण के लिए साधनारत रहता है। आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश को प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे ही संस्थानों में ही होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी दशकों से अपने इस काम को बखूबी निभा रही है। कोरोना के समय में भी यहां के छात्र छात्राओं ने, टीचर्स ने अनेक प्रकार के समाधान समाज को दिए हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यूनिवर्सिटी द्वारा नए रिसर्च केंद्रों की भी स्थापना की गई है। लेकिन मैं इसमें कुछ और बातें जोड़ने का साहस करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग उसको अपनी चर्चा में जरूर उसको रखेंगे। मेरा सुझाव है कि जिन जिलों तक आपका शैक्षणिक दायरा है, वहां की लोकल विधाओं, वहां के लोकल उत्पादों से जुड़े कोर्सेस, उसके लिए अनुकूल स्किल डेवलपमेंट, उसकी हर बारीकी से एनालिसिस, ये हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे। यूपी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा लागू कर दिया है। इसके तहत आवश्यक सेवा से जुड़े कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे। अगर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने यह फैसला उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह नोएडा दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दिल्ली से आने वाले सभी लोगों की रैंडम सैंपलिंग कराई जाएगी ताकि नोएडा में संक्रमण ना फैल पाए। दिल्ली के लगे हुए जो एनसीआर एरिया में 3 जनपद हमारे जो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं दिल्ली के अचानक केसेस बढ़ जाने के कारण से, तो अभी इसके पहले भी 2 दिन हमारे प्रमुख सचिव भी मेरठ में और गाज़ियाबाद में आके इसका समीक्षा किए थे। और आज मैंने यहाँ पर आके जिला अस्पताल में डायलिसिस के 3 बेड को शुभारंभ भी किया। उसका पूरा सेटअप देखा हमने, और कोविड हॉस्पिटल में भी जाके पेशेंट से वर्चुअल लेवल पर भी उनसे इंटरेक्शन किया। अभी मैंने यहाँ होम आइसोलेशन में भी फेस टाइम एक पेशेंट के साथ भी किया, जानने के लिए कि किस तरह की सुविधा उनको प्राप्त हो रही है। कोरोना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और सैंपल्स की जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। इसकी वजह से यूपी में कोरोना संक्रमण में कमी दर्ज की जा रही है। इसी को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। 24 घंटों में संक्रमण के 2318
नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 24,876 है। इन 24,876 केसेस में से 11,718 होम आइसोलेशन में हैं, 2,378 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन केस राजकीय L1, L2, L3 की व्यवस्था में निःशुल्क इलाज पा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर के 3,05,068 लोगों ने होम आइसोलेशन के विकल्प को चुना है और इनमें से 2,93,350 संक्रमित व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं और संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप होम आइसोलेशन के विकल्प को चुनते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप लक्षण विहीन हैं और उसके अलावे आपके घर में अपने आप को आइसोलेट करने के लिए आपके पास पर्याप्त व्यवस्था है, अर्थात आपके पास अलग कक्ष है और अलग शौचालय की व्यवस्था है, ताकि आप अपने घर के अन्य सदस्यों से बिल्कुल पृथक रहें और किसी अन्य सदस्य को आपसे संक्रमित होने की आशंका न रहे। तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर ये सुविधाएं नहीं है तो आपको होम आइसोलेशन के बजाय जो राजकीय व्यवस्था है निःशुल्क चिकित्सा की, वहां पर अपनी चिकित्सा करवानी चाहिए। अगर आप में लक्षण हो तो भी आपको, अगर आप लक्षण युक्त हैं तो भी आपको चिकित्सालय जाकर के अपना इलाज करवाना चाहिए। कल प्रदेश में 1,78,549 सैंपल्स की जांच की गई, जो अब तक का सर्वाधिक है। 1,78,549 ये अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है एक दिन में टेस्ट होने की। और ये टेस्टिंग आरटीपीसीआर, एंटीजन और ट्रूनेट, सीबीनेट के माध्यम से की जाती है। प्रदेश में आरटीपीसीआर सैंपल की संख्या भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है। कल जो टेस्ट हुए हैं इनमें से 72,808 आरटीपीसीआर और सीबीनेट के माध्यम से किए गए। इसमें अधिकांश 72,000 से अधिक आरटीपीसीआर के ही टेस्ट हैं। 1,03,433 टेस्ट एंटीजन के माध्यम से किए गए और 2,308 ट्रूनेट के माध्यम से किए गए। ये निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट का अनुपात अब 40:60, 40% एवं 60% के अनुपात में रखा जाएगा। पहले इसे हम 1/3 और 2/3 के अनुपात में रख रहे थे, अब इसे 40 और 60 के अनुपात में रखा जाएगा, अर्थात आरटीपीसीआर के टेस्ट की संख्या निरंतर अब बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर के अब तक 1,84,70,887 टेस्ट किए जा चुके हैं और कल भी जनपदों के द्वारा आरटीपीसीआर की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को 71,512 नमूने सैंपल्स भेजे गए। ई संजीवनी पर कल 1,364 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया है, घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की है और अब तक 2,26,184 लोग घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त कर चुके हैं। 1 अक्टूबर से 24 नवंबर तक पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में जो मेजर सर्जरीज हुई थी, जो
ये जो मॉनिटरिंग होती है ये हमारे जो नॉन कोविड केयर है उसके मॉनिटरिंग का, उसके अनुश्रवण का एक पैमाना है। और 1 अक्टूबर से 24 नवंबर तक पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के 35,971 मेजर सर्जरीज की गई थी। उसी अवधि में इस वर्ष 34,676 मेजर सर्जरीज की गई हैं, अर्थात लगभग हम बराबर आ गए हैं। अमरोहा में पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते हसनपुर और सैद नगली में धीरे धीरे आम के हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। बता दें कि अमरोहा और हसनपुर में आम के पेड़ों को काटकर अवैध प्लांटिंग की जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया था और 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आम के पेड़ों का अवैध कटान नहीं रुक पा रहा। आम के हरे भरे पेड़ों का कटान पुलिस और वन विभाग की शह पर किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली के पास गाजियाबाद आने वाले लोगों की रैंडम कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोगों की जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग रैंडम टेस्टिंग करेगा। इसके लिए जगह जगह बूथ लगाए जाएंगे। टेस्टिंग ब्यौरा भी सुरक्षित रख लिया जाएगा। इसी की जमीनी स्तर की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता जीतेन भाटी ने कई इलाकों का जायजा लिया है। इस दौरान कई लोगों ने कैमरे को देखते ही तुरंत मास्क भी लगा लिया और कुछ लोग कैमरे के सामने मास्क ना लगाने का बहाना बनाते रहे। हमारे संवाददाता ने रोडवेज के कर्मचारियों से भी बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। प्राइम न्यूज लगातार कुछ ऐसी चीजें दिखा रहा है जिससे आपको रूबरू कराकर ये साबित कर रहा है कि लोग संक्रमण को कितना मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कर रहे हैं, मास्क लगा भी रहे हैं या नहीं। हमने आपको दिखाया ये तस्वीरें जिससे साफ बयां करती हैं कि कैमरे की जो ये कह सकते हैं कि व्याधि में आने के बाद तो आदमी तुरंत मास्क लगा लेता है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से हटते हैं तो कैमरे हटने के बाद तुरंत मास्क हटाकर फिर बिल्कुल फ्री हो जाता है। हालांकि ये मानने वाली बात है कि संक्रमण ना फैले इसलिए उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं एक बच्ची जो यहाँ बस स्टैंड पर मौजूद है। छोटी मासूम बच्ची है लेकिन इसे पता है कि मास्क लगाना ज़रूरी है। बेटा आपने मास्क लगाया हुआ, क्या नाम है आपका? मोनिका। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3rd। बेटा आपने मास्क लगाया हुआ, किस लिए लगाया हुआ? बीमारी चल रही है इसलिए। आपको पता है कि इससे जो संक्रमण है वो रुकता है? आपको पता है? तो मम्मी पापा ने कहा था मास्क लगाएं। मास्क लगाना ज़रूरी है, ये तो पता है ना। अभी स्कूल भी बंद है संक्रमण की वजह से। ये मासूम बच्ची तो जानती है कि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है और इस तरीके का मास्क इन्होंने लगाया हुआ है, इनके माँ बाप ने कहा था, माता पिता ने कहा था। लेकिन जो तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये तमाम लोग संक्रमण का खतरा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और कुछ लोग यहाँ पर से गुजर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बता मास्क क्यों लगा रखा है? ये बाबूजी थोड़ा बीड़ी पिया उसको हटा दे। नहीं थोड़ी बीड़ी पिया इसे हटा दिया। बीड़ी पीना मना है। अच्छा चलो, मालूम है गलती होगी। आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बुजुर्ग हैं और संक्रमण फैल रहा है। चलो गलती होगी। मास्क वहाँ देखिए, वहाँ गलती मानिए। मान ली। जो लोग हैं यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें लगातार ये बताना पड़ रहा है कि मास्क लगाएं, जबकि अगर देखा जाए तो ये संक्रमण फैल रहा है और ये संक्रमण ना फैले कि मास्क लगाएं, फिर भी वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये ज़मीनी स्तर की सच्चाई है और लगातार प्राइम न्यूज़ आपको ज़मीनी स्तर की सच्चाई से रूबरू करा रहा है। ये दिखा रहा है कि लोग इस संक्रमण के दौर में मास्क का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और कर भी रहे हैं नहीं। ये तस्वीर है जिला गाजियाबाद की है। यूं ही बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ और देखते रहिए, लगातार हम सच से रूबरू करा रहे हैं क्योंकि हमारी टैगलाइन है, क्योंकि सच ज़रूरी है।
पीलीभीत में गन्ना सीजन में कर्मचारी और अधिकारी की कार्यशैली पर डीएम की सख्त नजर है। कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं या फिर नहीं, इसको लेकर डीएम पुलकित खरे पूरी तरह से गंभीर है। इसी को लेकर आज डीएम ने औचक निरीक्षण पर गन्ना दफ्तर पहुंचे, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हाजिरी रजिस्टर चेक किया। वहीं डीसीओ ने डीएम को जिले में गन्ना फसल की बेहतरी के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी का निरीक्षण करा गया। यहाँ पे सभी की उपस्थिति, सभी अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति चेक करी गई। ठीक 10:15 बजे ये निरीक्षण शुरू हुआ। साथ ही साथ उपस्थिति के साथ इनके परिसर की हालत भी देखी गई। कहीं पे साफ़ सफाई की जो कमी थी उसके निर्देश दिए गए हैं। पीछे परिसर में जहाँ पे आवासीय रुकने के स्थान है वहाँ पे भी काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है जिसका सदुपयोग हो सकता है, उसके बारे में बताया गया। कार्यालय के अंदर भी जो पटल पे लोग हैं उनकी उपस्थिति के साथ साथ उनके कार्य चेक करे गए कि वो लोग क्या कार्य कर रहे हैं। भविष्य में भी इसी तरह सभी कार्यालयों के औचक निरीक्षण होते रहेंगे, जिससे सभी अधिकारी समय से अपने कार्यालय पहुँचें और जो उनके दायित्व हैं उनको समय से निर्वहन करें। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए दनकौर, रबुपुरा और जेवर थाना पुलिस को हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 6 गाड़ियां दी गई हैं। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। माना जा रहा है कि गाड़ियां मिलने से हाईवे की सुरक्षा और मजबूत होगी। अब बात करते हैं हाथरस की, जहां पर सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला का वायरल वीडियो जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए इस वीडियो का बुजुर्ग महिला को कलेक्ट्रेट बुलाया और उनके नाम आवास आवंटित कर वृद्धावस्था पेंशन योजना में नाम जुड़वाया है। वहीं आवास मिलने के बाद वृद्धा ने सभी का धन्यवाद भी किया। वर्षीय महिला का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें यह था कि वो बथुआ बेचती है और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो उसका हमने संज्ञान लेते हुए उसको एक घर का आवंटन किया और उसको 15 दिन का हमने राशन दिलाया और उसको जो पेंशन का फॉर्म है वो भरा लिया, तो उसको विदिन वीक पेंशन भी मिल जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही। जिले में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं और बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। नया मामला बुड़ाना कस्बा से सामने आया, जहां पर चोरों ने विधवा महिला के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त महिला मेरठ गई हुई थी, जिसकी गैर मौजूदगी में चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चोर 20,000 की नकदी और सोने चांदी के गहने भी लूट कर फरार हो गए। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे पास है ना मकान मालिकों का फ़ोन गया कि आप एक बार आके अपने मकान को देख लो और शायद वो नुकसान हो गया आपके मकान में, ताले वाले सब टूटे पड़े हैं। तो मैं उनके कहने पर रात को गाड़ी करके मेरठ से आई 9 बजे। तो मैंने आके देखा कि मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा है, सेब संदूक सब तोड़ रखे, जितना भी सोना चाहता था सब लेके चले गए और मेरे हस्बैंड भी नहीं है, 3 बच्चे हैं, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, पैसे गैस सब लेके चले गए, सिलेंडर वगैरह सब लेके चले गए। हमारे किराएदार हैं और ये दिवाली के दिन से मेरठ गए हुए थे। 22-23 की रात के बीच में यहाँ इसमें जो है मकान में चोरी हो गई है। इसका पता हमें भी 3 बजे शाम को लगा है। चूँकि किवाड़ मिले हुए थे, हमने सोचा आ गए होंगे, परंतु हमारी पत्नी बोली कि सुबह से ये किवाड़ ऐसे ही हैं, आप मेरे साथ चलो, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही मकान में। तो हमने जो है हम दोनों पति पत्नी आए, देखा सब ताले टूटे हुए हैं, दोनों कमरों में पर्दा लगा हुआ है। पर्दा उठाकर देखा तो सब सामान अस्त व्यस्त था। अलमारी भी के लॉकर भी टूटे हुए थे, ताले टूटे हुए संदूक के। ये जो चोरी हुई है, आरती शर्मा महिला हैं, ये
तालाब बंद करके करीब दिवाली पहले चली गई थी। तो ये चोरी जो है दिवाली के आसपास आशंका है कि बंद मकान था उसमें हुई है और उसको वर्कआउट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमने सबको चौकी इंचार्ज को इंस्पेक्टर बुरहाना को बता दिया है। इसमें देखें, इसमें घटना जो है रुकनी चाहिए और दूसरा जो घटना हो गई है उसका अनावरण होना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।